नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ओके, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, 2 समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है अनुशीलन समिति और एक है युगांतर समिति। अनुशीलन समिति और एक है युगांतर समिति। युगांतर समिति और ये दोनों समितियां बंगाल की थी। ओके, तो इसमें हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। बंगाल। ओके, इससे पहले हमने 2 लेक्चरों में महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जानने का प्रयास किया। इसमें हम बंगाल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है राज नारायण बसु के द्वारा। सबसे पहला प्रमाण मिलता है राज नारायण बसु का, जिन्होंने 1866 में जातीय गौरव संपादिनी सभा की स्थापना की थी। और ये एक जिम्नास्टिक सभा थी। जिम्नास्टिक सभा यानी कि यहाँ पर इस समिति के सदस्यों से एक्सरसाइज करवाई जाती थी और विभिन्न प्रकार के ऐसे ही एथलेटिक कार्य करवाए जाते थे ताकि वे शारीरिक रूप से मजबूत हो और ब्रिटिश सरकार का मुकाबला कर सके। इसके बाद राज नारायण बसु के द्वारा संजीवनी सभा की स्थापना की गई और संजीवनी सभा प्रथम गुप्त सभा थी। ओके, तो संजीवनी सभा प्रथम गुप्त सभा थी और ये छापेमार युद्ध टेक्निक सिखाती थी कि कैसे ब्रिटिश के खिलाफ छापेमार युद्ध किया जाए। ओके, तो देखते हैं राज नारायण बसु। राज नारायण बसु। ओके, तो इन्होंने 1866 में जातीय गौरव संपादिनी सभा की स्थापना की। जातीय गौरव संपादिनी सभा की स्थापना की और ये एक जिम्नास्टिक सभा थी जिसके बारे में हमने पहले बात कर लिया। जिम्नास्टिक सभा, यहाँ पर जिम्नास्टिक कार्य करवाए जाते थे सदस्यों के द्वारा। सदस्यों को जिम्नास्टिक कार्य करवाए जाते थे। ओके, और इनके द्वारा ही एक संजीवनी सभा की स्थापना की गई। संजीवनी सभा, और ये प्रथम गुप्त सभा थी। प्रथम गुप्त सभा थी। इतनी बात हो गई। तो ये हो गया बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों का बैकग्राउंड। अब इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे जो प्रथम इम्पोर्टेंट समिति है बंगाल में क्रांतिकारी समिति, वह है अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना की गई थी 1902 में। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ओके, इसकी स्थापना हुई 1902। ठीक है, तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में अनुशीलन समिति के नाम से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी स्थापना हुई थी व्यायामशाला के नाम से। 1902 में
व्यायामशाला, व्यायामशाला की स्थापना हुई। ठीक है, और ये हुई मिदनापुर कलकत्ता में। मिदनापुर कलकत्ता में व्यायामशाला की स्थापना हुई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्यायामशाला के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो इनमें शामिल थे पुलिन दास, परमत नाथ मित्रा, सतीश चंद्र बसु और चितरंजन दास यानी CR दास। तो पुलिन दास, परमत नाथ मित्रा, परमत नाथ मित्रा, उसके बाद सतीश चंद्र बसु और चितरंजन दास। इनका पॉपुलर नेम है CR दास। तो ये व्यायामशाला के संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद 1907 में क्या होता है कि 1907 में इसमें 2 सदस्य और जुड़ते हैं, बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। 1907 में बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इसमें जुड़ते हैं, और इसके बाद इस समिति का नाम रख दिया जाता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ठीक है, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया होगा। जो ये बारिंदर घोष है ये अरविंद घोष के भाई थे, और जो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद के भाई थे। ओके, जो अनुशीलन समिति है ये एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति, और इसकी टैगलाइन थी खून के बदले खून। खून के बदले खून, यानी कि अगर ब्रिटिशर्स हमारा खून बहाएंगे तो हम भी उनका खून बहाएंगे, ये इनकी टैगलाइन थी। जो अनुशीलन समिति थी उसमें एकमात्र महिला सदस्य थी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य। एकमात्र महिला सदस्य। ओके, तो इतनी बात हमारे क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो अनुशीलन समिति थी या फिर अन्य क्रांतिकारी समितियां थी, उनका क्या कार्य प्रणाली क्या होती थी? उनकी कार्य प्रणाली होती थी कि प्रेस के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार करना, लोगों में देशभक्ति जगाना, उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करना और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उनको जो है उनकी भावनाएं भड़काना। ठीक है, तो प्रेस का उपयोग करते थे ये पत्र पत्रिकाओं और साहित्य के माध्यम से। ठीक है, अपने विचार पहुंचाते थे, देशभक्ति जगाते थे, लोगों में राजनीतिक जागरूकता जगाते थे और अंग्रेजी सत्ता के प्रति उनकी भावना जगाते थे। इसके साथ साथ ही ये प्रशिक्षण भी देते थे। प्रशिक्षण में क्या करते थे ये? सबसे पहले तो ये लोगों को अपनी समिति में, अपनी जो संगठन है उसमें लोगों की भर्ती करते थे। भर्ती करने के साथ फिर उनको शारीरिक तौर पर दक्ष बनाते थे, शारीरिक प्रशिक्षण देते थे, फिजिकल ट्रेनिंग देते थे। उसके साथ साथ ही इनको अस्त्र शस्त्र का भी ट्रेनिंग दिया जाता था, वे भी चलाना सिखाया जाता था और गुप्त गतिविधियां कैसे करें उनकी भी इनको ट्रेनिंग दी जाती थी।
उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद ये तो है नहीं कि क्रांतिकारी लाठी और डंडों से लड़ेंगे, उसके लिए इनको हथियारों की ज़रूरत थी। तो हथियार ये कैसे प्राप्त करते थे? हथियारों के लिए या तो ये स्वयं कारखाना स्थापित कर लेते थे, या फिर विदेशों से मंगवा लेते थे, या फिर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दे देते थे ये क्रांतिकारियों को। ठीक है, हथियार बनाने की ट्रेनिंग देते थे क्रांतिकारियों को। ठीक है, अब इन सब के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन कहाँ से आएगा? तो प्रथम तौर पर तो ये चंदा इकट्ठा करते थे। अगर चंदे से पार नहीं पड़ती थी तो ये धनवान लोगों पर दबाव बनाकर उनसे पैसा लेते थे, और जब इससे भी पार नहीं पड़ती थी तो वे क्या करते थे? सरकारी खजाने पर डाका डालते थे, उनको लूटते थे। ओके, तो इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। कार्य प्रणाली, ओके, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते थे? ये प्रेस का उपयोग करते थे। ठीक है, प्रेस में पत्र पत्रिकाएं, अखबार वगैरह, और उसके साथ साथ ही साहित्य इनकी मदद लेते थे। और इनकी मदद से क्या करते थे? ये इनकी मदद से करते थे, लोगों में देशभक्ति जगाते थे, लोगों में देशभक्ति जागरूक करते थे, और उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करते थे, राजनीतिक रूप से जागरूक करते थे। और उसके साथ क्या करते थे? अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध की भावना, अंग्रेजी सत्ता के प्रति लोगों में विरोध की भावना भरते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रति लोगों में विरोध की भावना भरते थे, विरोध की भावना भरते थे। ठीक है, तो ये प्रेस का काम हो गया। उसके बाद क्या करते थे? ये प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देते थे लोगों को। ट्रेनिंग में क्या करते थे? सबसे पहले ये लोगों को भर्ती करते थे, उसके बाद उनको शारीरिक ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे, शारीरिक प्रशिक्षण देते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे। ठीक है, उसके साथ क्या करते थे कि गुप्त गतिविधियों के बारे में बताते थे कि गुप्त गतिविधियां कैसे संचालित करनी है, गुप्त गतिविधियों के बारे में बताते थे। ठीक है, उसके साथ साथ ही इन सब कार्यों के लिए जो है हथियारों की आवश्यकता होती है। तो ये हथियारों का इंतज़ाम कैसे करते थे? तो ये जो है हथियारों के लिए कारखाना स्थापित करते थे। ओके, उसके साथ साथ विदेशों से मंगाते थे, उसके साथ साथ हथियार बनाने की ट्रेनिंग देते थे। हथियार बनाने का प्रशिक्षण। ठीक है, इतना करते थे। फिर इन सब के लिए जाहिर सी बात है धन की आवश्यकता होती है। तो ये धन कैसे मुहैया करवाते थे? धन तो प्रथम तो ये चंदा इकट्ठा करते थे, चंदा। ओके, उसके बाद चंदे से पार नहीं पड़ती थी तो ये धनवान लोगों पर दबाव बनाते थे पैसा देने के लिए, धनवान लोगों पर दबाव बनाते थे, धनवान लोगों पर दबाव बनाते थे। और इससे भी पार नहीं पड़ती थी तो ये
सरकारी खजाना लूटते थे या फिर डाका डालते थे। ओके, तो ये थी इनकी कार्यप्रणाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है कि अरविंद घोष की सलाह पर भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंदर घोष ने एक पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया जिसका नाम था युगांतर, और इस पत्रिका के संचालन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया जिसका नाम था युगांतर समिति। और जो ये पत्रिका है युगांतर, इसमें क्रांतिकारी विचार प्रकाशित होते थे, क्रांतिकारी लेख प्रकाशित होते थे। ओके, तो इसको ऐसे देख लेते हैं हम कि इसको ऐसे देख लेते हैं युगांतर समिति। पहले कौन सी थी? अनुशीलन समिति, और ये कौन सी है? युगांतर समिति। ठीक है, तो क्या होता है कि अरविंद घोष की सलाह पर भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंदर घोष के द्वारा युगांतर पत्रिका आरंभ की जाती है। युगांतर पत्रिका आरंभ की जाती है। युगांतर पत्रिका आरंभ की गई। ठीक है, और जो ये युगांतर पत्रिका है ये वीकली पत्रिका थी, यानी कि साप्ताहिक। ठीक है, और इसके लिए एक युगांतर सभा की या युगांतर समिति की भी स्थापना की गई। युगांतर समिति की स्थापना। ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी। अब जो युगांतर पत्रिका है इसमें क्रांतिकारी लेख छपते थे। क्रांतिकारी लेख छपते थे अपने विचारों का प्रसार करने के लिए। ओके, तो जब बहुत सारे लेख छप गए, क्रांतिकारी लेख युगांतर पत्रिका में, तो इन सभी लेखों को एक जगह संग्रह करके उनका एक वॉल्यूम बना लिया गया और उसको प्रकाशित कर दिया गया। इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक का नाम रखा गया मुक्ति कौन पाथे। ओके, तो क्रांतिकारी लेखों का संग्रह, क्रांतिकारी लेखों का संग्रह और पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था मुक्ति कौन पाथे। ओके, मुक्ति कौन पाथे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं अब हम कि इतना हम समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन में सहायक पत्र पत्रिकाएं या साहित्य कौन कौन से थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में सहायक पत्र पत्रिकाएं या साहित्य, तो इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं कि वे कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं और साहित्य थे जो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार में सहायक थे। ओके, तो इसमें देखते हैं
सबसे पहले है आनंद मठ। आनंद मठ जिसकी रचना की थी बंकिम बाबू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये था 1882 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और ये एक उपन्यास था। इस उपन्यास में जो है, इस उपन्यास में बताया गया आनंद मठ के बारे में। तो आनंद मठ की कल्पना एक ऐसे आश्रम के रूप में की गई जिसमें जो है सन्यासी रहते थे और वे सभी सन्यासी जो है क्रांतिकारी थे। वे किसी भी तरह से देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, चाहे कैसे भी हो। तो ये कल्पना की गई बंकिम बाबू के द्वारा। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं एक शब्द है या फिर एक वंदे मातरम, एक शब्द का उल्लेख हुआ है। वंदे मातरम जो हमारा जो है, जो आगे चलकर हमारा राष्ट्रगीत भी बना, वंदे मातरम। तो इसमें क्या था, आनंद मठ में क्या था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो आनंद मठ में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वे जब भी आपस में मिलेंगे तो वे अभिवादन के रूप में नमस्ते, प्रणाम ये सब नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह वे वंदे मातरम बोलेंगे। इसलिए जो ये वंदे मातरम नारा है ये बहुत अधिक फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया और ये उस समय एक युद्ध घोष बन गया था। और 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन है, उस समय ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया था, वंदे मातरम। तो ये बात आप समझ गए होंगे, वंदे मातरम ये युद्ध घोष बन गया था, युद्ध घोष बन गया था उस समय। इतनी बात हो गई। अब हमको पता है कि, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, उसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत गाया था। मेरे को कंफर्म नहीं है कि ईयर कौन सा था। ओके, इतनी बात हो गई। उसके बाद अगली पुस्तक कौन है, अगली पुस्तक कौन सी है? अगली पुस्तक है हमारी भवानी मंदिर और इसकी रचना की थी अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने। इसमें क्या बताया गया, क्या लिखा गया? भवानी मंदिर यानी कि जंगल में एक पहाड़ी पर ऐसा मंदिर या फिर ऐसा आश्रम होगा जो बाहर से तो मंदिर दिखे, आश्रम दिखे, लेकिन अंदर वो क्रांतिकारियों का गढ़ होगा और उसका पूरा ध्यान भारत को आज़ाद कराने पर रहेगा। ओके, तो ये भवानी मंदिर। उसके बाद मुक्ति कौन पाथे, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। मुक्ति कौन पाथे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका थी, इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। ओके, इसी पुस्तक के माध्यम से क्रांतिकारी आइडियाज़ लेते थे कि कैसे हमको आंदोलन को आगे जारी रखना है, क्रांतिकारी आंदोलन को कैसे जारी रखना है, कैसे हथियार बनेंगे, कैसे उनको चलाना है, कैसे जो है हमला करना है, कैसे कैसे छुपना है, युद्ध टेक्निक क्या रहेगी, गोरिल्ला युद्ध क्या होगा, ये सब इसी से क्रांतिकारी प्रेरणा लेते थे। ओके, और एक वंदे मातरम पत्रिका थी जिसका आरंभ किया था अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम पत्रिका, इसका आरंभ किया था अरविंद घोष ने। ओके, उसके बाद एक पत्रिका थी, एक थी संध्या, तो इसका आरंभ किया था संध्या, इसका आरंभ किया था ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ओके, और इसके अलावा केसरी, तिलक जी की केसरी थी, केसरी तिलक जी की, और युगांतर पत्रिका भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंदर घोष। युगांतर
पत्रिका। ओके, तो इतनी बातें हमारी हो गई, लेकिन इन सब में एक समस्या ये थी कि जो ये आनंद मठ, भवानी मंदिर वगैरह ये सब जिनकी ये उपन्यास छप रहे थे, तो इसमें सभी का जो प्रतीक रूप है, जिसको प्रतीक माना गया है, वह हिंदू धर्म को माना गया है। इसी वजह से जो एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय इन सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाया, और इसलिए वे इस जो है आंदोलन है वह इस आंदोलन में पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाए। ये इसकी सीमा रही, इसकी जो है लिमिटेशन थी ये। ओके साथियों, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और अगले लेक्चर में हम करेंगे अलीपुर षड्यंत्र कांड और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड अगले लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं।